नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा और ये एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको अपन ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को डील किया जाता है। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी समझेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है ना। तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है। तो क्लास में एंड तक बने रहना और अगर ये क्लास एंड तक देख ली तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेटर किया जाए और किस तरीके से ग्रामर के कंटेंट को इजी ढंग से आप लोगों के सामने लाया जाए। इस चीज का मोटिवेशन हमें मिलता है। तो क्लास में एंड तक बने रहना और एक लाइक करते हुए जरूर चलना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करके जाना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। ठीक है, भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लासेस, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपना जो डिजिटल बोर्ड और स्टूडियो भी बन जाएगा एक ना एक दिन। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा फोकस पे सेट कर लेता हूं, फिर अपनी फ्लाइट को है वो टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखना मतलब आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो मार्कर रहा ये। ठीक है, अब देखना इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ग्रामर के जितने भी एरर्स होते हैं सेंटेंस में, जितने भी टाइप के एरर होते हैं ग्रामर के, उसको फाइंड आउट करके सही करना, बस वही इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो इसकी आज की क्लास की पहली स्लाइड ये रही, देखो कि मीनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। मीनिंग क्या है? करेक्ट वे में सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, मीन्स इंग्लिश ग्रामर के सभी एरर्स को फाइंड आउट करना। ये क्या है, इसका मीनिंग निकलता है। समझ में आ गई। इंग्लिश ग्रामर का सबसे मतलब सभी एरर्स को फाइंड आउट करना और सही करना, वो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, बस, है ना। अब देखना, जैसे टेंस के एरर होते हैं और जैसे आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और मॉडल्स है। ठीक है ना। इनके ज्यादातर एरर्स इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। समझ में आ गई चीज। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कंसीडर करना, पढ़ना। अब देखना क्या है, टाइप्स ऑफ एरर। अब इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर भी चलते हैं। तो कुल मिला के देखो, यहां देखना टाइप्स ऑफ एरर। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में मैन 3 टाइप के एरर फाइंड आउट करने होते हैं। पहला क्या है, ग्रामेटिकली एरर या ग्रामर एरर्स। अंडरलाइन पार्ट में टेंस या प्रीपोजिशन या अदर ग्रामेटिकल एरर को देखा जाता है। यानी इसमें मतलब कि ग्रामेटिकल एरर में क्या होता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट रहता है सेंटेंस में, उसको टेंस या फिर अदर प्रीपोजिशन या फिर अदर ग्रामेटिकली एरर को देखा जाता है, उसको सही किया जाता है। वो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो इसको एक बार इस तरीके से समझना है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलेंगे और थोड़े एमसीक्यूज भी अपन देखेंगे। ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या। अब देखना दूसरा एरर टाइप क्या है, कॉन्टेक्स्ट एरर। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड रॉन्ग वे में यूज हुआ होता है। जैसे मान लो कि एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट ये हो गया है ना, के अलावा। ठीक है ना, के अलावा, इसका मतलब होगा के अलावा। तो ये रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है, यानी एक्सेप्ट की जगह पर एक्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे वर्ड आप लोगों को छांटने, ऐसे वर्ड देखने पड़ते हैं। यानी इस चीज को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एरर, है ना। जो वर्ड रॉन्ग वे में यूज हुआ हो उसको फाइंड आउट करके उसका एरर निकालना पड़ता है। समझ में आ गई चीज। और आपके ये एग्जाम के सिलेबस में दे भी रखा है ना। अब देखना तीसरा क्या है, तीसरा एरर है नो इंप्रूवमेंट। यानी अब आपके एक ऑप्शन मिलेगा नो इंप्रूवमेंट। समझ में आ गई। यानी अगर आप लोगों को इससे
इससे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा। एक लास्ट के एक यानी जो 4 ऑप्शन रहते हैं, वैसे तो आजकल 5वां ऑप्शन भी आ गया है ना, लेकिन 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपके नो एरर वाला भी यानी आपको नो इंप्रूवमेंट वाला भी ऑप्शन मिलेगा। तो उसको अगर कोई चीज कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है कि नो इंप्रूवमेंट वाला यूज करना है, क्या ऑप्शन यूज करना। समझ में आ गई चीज। तो इसमें क्या होता है कि जब सेंटेंस पहले से ही करेक्ट हो तो तब इसकी जरूरत होती है, नो इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो रूल्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी रूल्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, मतलब कि रूल्स जहां पर वर्ड आ जाए वहां पर स्टूडेंट्स के क्या थोड़ा माइंड ठनक जाता है ना। कहने का मतलब कि एक मारवाड़ी में कहावत है, माथो ठनकनो, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है। तो रूल्स ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, रूल्स ज्यादा नहीं है कि मैं भर भर के रूल्स बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला रूल देखो, पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब जैसे मान लो कि देखो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि सी रीड्स ए बुक, ठीक है, ए बुक ये है ना, रीड्स ए बुक। तो ये सिंगुलर आ गया, ठीक है, और ये सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आ गई। समझ में आ गई चीज, यानी सिंगुलर नाउन आ गया इस सेंटेंस में और सिंगुलर वर्ब आ गई। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, दे रीड ए बुक, है ना, दे रीड ए बुक, तो यहां पर दे क्या है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और सॉरी है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। समझ में आ गई। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बस आपको इतना ध्यान में रखना है, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब। वैसे ये टॉपिक है ना, जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस टॉपिक है, ये मतलब कि पूरी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का ये सहार है, यूं मानो, है ना, पूरी इंग्लिश ग्रामर का ये सहार है ना। आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर में, उन सभी को एक साथ में कंबाइन करके उसके एरर पूछते हैं। समझ में आ गई चीज। यानी जैसे मान लो कि प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद में आर्टिकल्स हो गए, टेंस हो गई, इसके बाद में मतलब वहां पर भी कहां पर मॉडल्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर वॉइस, है ना, ये सारे। अब जैसे मान लो कि डिग्री के एरर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना कि ये जो टॉपिक है वो आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर का पूरा सहारा है, यूं मानो, है ना, इंग्लिश ग्रामर की पूरी समरी है। अगर ये क्लास आप लोगों ने देख ली तो एक भी क्वेश्चन यानी एरर का एक भी क्वेश्चन तुम लोगों का गलत नहीं होगा। समझ में आ गई चीज, इस बात का आप विश्वास कर सकते हो। अब देखना, ये पहला रूल हो गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या। देखो आज की क्लास में अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो ट्यूसडे को जो क्लास आएगी ना, उसमें आप लोगों को इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अब देखना, अब इसमें देखो दूसरा है, वो क्या है कि देखो दूसरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधी जो एरर होते हैं, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधी जो एरर होते हैं या फिर रूल्स होते हैं, वो क्या है देखना कि हु, हुज और हुम, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, पर्सन के लिए यूज होते हैं। अब विच और दैट है ना, विच और दैट है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज होते हैं, विच और दैट है ना। जैसे मान लो कि रमेश इज माई ब्रदर हु इज ऑल्सो ए डॉक्टर, तो हु यहां पर किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया है। किसके लिए आया, रमेश के लिए। रमेश एक पर्सन है, ठीक है। अब माई अंकल सेंट ए रिस्ट वॉच, ठीक है, वॉच है ये भाई, है ना, रिस्ट वॉच विच वॉच सो एक्सपेंसिव, तो विच किसके लिए आया, रिस्ट वॉच के लिए आया, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल देखो क्या है
कि कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखना। देखो, एक तो इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए रखी हो तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इफ के साथ में अगर मान लो कि सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। और इफ के साथ में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीज क्या है, ये चीज ट्रिक्स है, यानी कंडीशनल सेंटेंस की ट्रिक्स है, यूं मानो। ये समझ में आ गई, ट्रिक्स है ये, है ना। जैसे मान लो कि इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल गेट सक्सेस। ठीक है ना। तो इफ यू वर्क हार्ड, ये क्या है, मतलब कि ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इफ के साथ में, तो यहां पर विल का यूज हुआ। तो कंडीशनल सेंटेंस इस तरीके से यूज होते हैं, है ना। तो ये कंडीशनल सेंटेंस की ये ट्रिक है, यू मानो। ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, यानी ज्यादा थ्योरी नहीं है ना, ज्यादा थ्योरी नहीं है। थ्योरी का केवल यही पार्ट आएगा, है ना। इसी से तुम लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी मतलब कि 70 to 80% क्वेश्चन है वो इसी थ्योरी से बन जाएंगे। समझ में आ गई, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के 70 to 80% क्वेश्चन इसी थ्योरी से बन जाएंगे। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट। बस ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड रहेगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को कि इसके जो एमसीक्यूज है वो ट्यूसडे वाली क्लास में आएंगे, ठीक है, वो ट्यूसडे वाली क्लास में आएंगे और बड़े ही शानदार ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और वो क्लास जरूर देखना। और ये भी क्लास देखना, क्योंकि डायरेक्ट उस क्लास पे जाओगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, थ्योरी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों को पहले इस क्लास को देखना और फिर उसके बाद में उस ऑब्जेक्टिव वाली क्लास पे जाना, ठीक है ना। तो देखना, चौथा का है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में क्या होता है कि अगर एंड से दो वर्ब जुड़ी हो और दोनों वर्ब का जो टेंस है वो इक्वल रहता है, यानी सेम रहता है, ये पैरेललिज्म है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये टेंस आ गया, कोई आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, तो दोनों ये एंड बीच में रहा तो ये भी आईएनजी वाली फॉर्म रहेगी। कहने का मतलब कि दोनों वर्ब के बीच में एंड का यूज हुआ है और वो दोनों वर्ब का जो टेंस है वो सेम रहता है। इस चीज को बोलते हैं पैरेललिज्म, ठीक है। अब देखना आगे पांचवा है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है देखना, कि फिक्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे मान लो कि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में ऑन का यूज होगा हमेशा, इंटरेस्टेड के साथ में इन का यूज होगा, सीनियर के साथ में टू का यूज होगा, और एडिक्टेड और लुक, है ना। अब सॉरी, ये ऐसे है लुक फॉरवर्ड है, ये लुक फॉरवर्ड प्लस टू प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो देखना, लुक फॉरवर्ड प्लस टू प्लस वर्ब में आईएनजी, ये मतलब कि ये शॉर्ट ट्रिक है, यूं मानो। समझ में आ गई। एडिक्टेड और लुक फॉरवर्ड के साथ में टू प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये थ्योरी वाली क्लास आप लोगों ने देख ली तो यहां से आप लोगों के एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होंगे, है ना। और ज्यादा लंबी भी नहीं है क्लास, छोटी ही क्लास है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। और अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है और एग्जाम ओरिएंटेड लगी है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, ठीक है। एक लाइक जरूर कर देना क्लास को, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेटर किया जाए, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना।
तो क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस इस क्लास में इतना ही है। और आगे आने वाली जो क्लासेस रहेगी, यानी इसके 2 पार्ट रहेंगे एमसीक्यूज के, वो क्लासेस भी बड़ी शानदार रहेगी। तो वो क्लासेस का आप लोगों को वेट करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है। और मेरा तो यही सजेशन है कि एक्चुअल में जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, वो शांति काल में ही होती है, ठीक है। मतलब कि जब एग्जाम आती है तब तो रिवीजन कम से कम 2-3 बार रिवीजन हर एक टॉपिक का हो जाना चाहिए, हर एक टॉपिक का हो जाना चाहिए। 2 से 3 बार तो कम से कम हो जाना चाहिए। ज्यादा बार करो तो आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो 2 से 3 बार तो रिवीजन एकदम अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सलाह है कि आप लोग इस शांति काल का फायदा उठाओ और अपने टॉपिक्स को क्लियर करो ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एमसीक्यूज, इस टॉपिक के एमसीक्यूज की क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।